ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਜਮਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ समस्याओं तो छुटकारा पा सकते हैं। आप गोविंद शरण प्रसाद जी को जानते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम आप सभी को और कोटि कोटि नमन आप सभी को, और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत भाई जी का कि हमारे जो ये प्रयास है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार में कि कैसे हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार बने, क्योंकि जब देखते हैं आज के समय में जो तकलीफें सुनने को जानने को मिलती है, तो आप सभी को मालूम है कि ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं वैद्य हूँ, लेकिन एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते समाज में हो रहे दुख तकलीफ और दर्द को दूर करने के लिए निरंतर राजीव भाई के व्याख्यानों से प्रेरित होकर स्वाध्याय अध्ययन के प्रति जागरूक हूँ। अध्ययन करता रहता हूँ, कई सारी किताबें मंगा के पढ़ता रहता हूँ। तो उसी बीच में क्योंकि आए दिन सर्जरी किसी को, क्योंकि बात सर्जरी की नहीं है, सर्जरी के होने वाले दुष्प्रभाव। सर्जरी करके अगर बंदा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके बाद कोई नुकसान नहीं होता है, तब तो ठीक है, करा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्जरी होने के बावजूद भी हमारी तकलीफें वो बनी रह जाती है या दूसरी तकलीफें दूसरी हो जाती है, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब जिस जमाने में सर्जरी की इतनी उत्तम सुविधा नहीं थी, एक जमाना ऐसा भी था जब बहुत हाईटेक मशीनें नहीं थी, अच्छे-अच्छे सर्जन नहीं थे, तब भी मानव जीवन बहुत ही था। मतलब ऐसा दादी नानी के और उनकी दादी नानी के ज़माने में भी देखा जाए तो हमारा मानव जीवन था और उनकी उम्र भी लंबी थी। तो इन सभी बातों को सोचते-सोचते अध्ययन करते हुए एक भाई होने के नाते, तो मेरे हाथ एक किताब लगी। उस पुस्तक का नाम, क्योंकि हम जो यहाँ कह रहे हैं हमारा कोई अपना ज्ञान नहीं है, हम स्वाध्याय करते हुए और उन ज्ञान को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे हाथ लगी एक किताब जिसका नाम है, अब आपने नाम देख लिया, मैं पढ़ के बताता हूँ। सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाइए, सर्जरी से बचने के लिए आयुर्वेद के प्रामाणिक एवं अचूक प्रयोग। हर्निया, अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एस्प्रोगिक, सोराइसिस ऑफ लीवर, हार्ट ब्लॉकेज, एंजाइना, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, पोलिस्टिक किडनी, प्रोस्टाइटिस, पाइल्स, फिस्टुला, एनल फिशर, ब्रेन ट्यूमर, लाइपोमा, स्तन ग्रंथि, स्लिप डिस्क, PIVD, साइटिका, वेरिकोज वेन्स, डीप वेन, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गलकंड, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, कोलाइट्स, मस्से, कॉर्न इत्यादि। मतलब ये चैप्टर, मतलब ऐसे ये, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, MD आयुर्वेदा, महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2 राष्ट्रीय पुस्तक लेखन पुरस्कारों से पुरस्कृत। मतलब ये पुस्तक और इस पुस्तक का ज्ञान कोई गूगल बाबा का ज्ञान नहीं है कि कहीं भी कोई भी आज साइट में अपनी साइट पे डाल दिया और 10 दिन बाद, साल भर बाद वो साइट ही गायब हो गई। तो ये एक लिखित रूप से है और इसे हमारे भारत सरकार के, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं, मतलब राष्ट्रपति, उन्होंने भी पुरस्कार दिया है। तो इसी पुस्तक के अध्ययन की, क्योंकि हमने पीछे कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाए, उस बीच में हम शिविरों में भी थे और शिविर के दौरान, अपने सफर के दौरान जो पुस्तकों का अध्ययन चल रहा था, उसी अध्ययन में तो आज जब बात हुई तो भैया को मैंने बोला, भैया इस ज्ञान को, इस पुस्तक का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, हमारा कोई ज्ञान नहीं है। मैं आप लोगों से, मैं जानता हूँ कि न्यूज एशिया पंजाबी को देखने वाले सबसे ज्यादा भारतीय विदेशों में रहते हैं, और विदेशों में एक चीज तो मैंने बड़ी कॉमन सुनी है हर किसी के बारे में, आप लोगों को सुनने में बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, आप लोग अपने घर के बाथरूम खुद साफ करते हैं। आपके घर में अगर कोई कील या कोई, मतलब कुछ भी पेंट भी आप लोग खुद करते हैं।
यानी कि वहां पे हर प्रोफेशनल का काम खुद करते हैं, तो फिर डॉक्टरों का जो प्रोफेशनल का काम है वो आप क्यों ना करें। जब वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत होती है, कोई नलका खराब हो जाता है, मुझे जहां तक मालूम है, क्योंकि कई मेरे और भी जानकार पहले से भी रहते थे और अब भी सुनने को मिलता है कि नलका खराब हो जाए तो प्लम्बर ना बुला के खुद ही प्लम्बरगिरी करते हैं। भाई पूरे मकान तो नहीं बनाते, लेकिन प्लम्बरगिरी करते हैं। छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान आप करते हैं अपने 2 पैसे बचाने के लिए, तो क्यों ना हम आयुर्वेद को और दूसरी जो ऐसी पैथी स्वदेशी चिकित्सा पैथी जिसका दुष्प्रभाव ना हो, उसका उपयोग करके उसका ज्ञान लेके, क्योंकि आपने जब प्लम्बरगिरी पहली बार करी ना, तो आपको नहीं पता कि रिंच कैसे पकड़ा जाता है। आपने कहीं न कहीं सीखा, प्रैक्टिस किया या अपने पिताजी के मतलब किसी न किसी से सीखा। तो इसे भी सीखिए। एक भाई का, इस बेटे का दर्द है कि हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी समृद्धि और स्वास्थ्य को नाश होते देर नहीं लगने वाली। तो इसमें भाई क्या साहब करना है? एक चीज मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के जो आप दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करूंगा उदाहरण के साथ कि अगर हमने बाजार से खरबूजा खरीदने जाना है ना तो पूरी रेडी सूंघ डालते हैं हम लोग, पूरी की पूरी रेडी, और फिर उस खरबूजे को सूंघ के फिर लेते हैं कि ये बढ़िया है। तो क्या हम अपने शरीर के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं कि जिस चिकित्सक के हाथ में हम लोग अपनी जिंदगी देने वाले हैं वो चिकित्सक हमारे साथ जो उपचार करेगा वो हमारे शरीर के लिए सही भी होगा या नहीं? हमारे शरीर के लिए सही उपचार कौन-सा होना चाहिए, इसके बारे में कभी हमने किसी किसी जगह से जानकारी लेने की कोशिश की या नहीं की? तो हमारी हमारी जो जो प्रयास है, हमारे प्रयास है, वो यही रेडी से खरबूजा सूंघने जैसे ही है कि आप अपना ज्ञान खुद लें कि आपको कैसे अपने शरीर का जो उपचार है, वो खुद करना है। कहाँ से आपको उपचार जो है, वो सही ढंग से मिल पाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गोविंद जी? जी भैया, जी भैया। मैं भी वही कहना चाहता हूँ, मतलब ये तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज के समय में मतलब जो दिल की बात थी वो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आपका ये भाई ना ही डॉक्टर है, ना ही वैद्य है, ना ही आप लोगों को भ्रमित करना चाहता है। मेरा कोई ऐसा नहीं, हमारी वीडियो का बनाने हमारी आपसी जो बन रही है, इसका ये उद्देश्य कतई नहीं है कि हम आपको भ्रम पैदा करें। हम आपको एक जिस तरीके से, अगर मुझे अपने परिवार में, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी-सी सच्चाई बताऊँ कि मैं कई ऐसे नौसिखिए बहुत सारे कोर्स करके अपने आप को चिकित्सा क्षेत्र में उतारने वाले, मतलब यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से डिग्रियाँ लेके और चिकित्सा क्षेत्र में उतारने वाले लोगों का संपर्क जब आता है, वो उनका फ़ोन आता है और उनकी परिस्थितियों को जब सुनता हूँ, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, क्या आज आपने जो थोड़ी-सी काम करके पैसे दे के डिग्री ले लिए, कोर्स कर लिया, तो क्या अपने परिवार का इलाज करने की इच्छा होती है? तो कहते हैं हुँ, नहीं। तो फिर दूसरे के परिवार को इलाज क्यों करते हो? आप दूसरे के परिवार की मदद करो। मदद करने का अधिकार हर किसी को है कि मेरे पास ये जानकारी मिली है, इसे आप अपना लीजिएगा तो शायद आपको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन हुँ। इलाज करने का ठेका लेने का मतलब ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, वो मैं अभी थोड़ी देर पर्दे के पीछे हम आपस में बात कर रहे थे कि भैया हमें दुःख इस बात का नहीं है। राजीव भाई ने अपने ज़माने में बोला कि टीवी की वजह से हमारा संस्कार खराब हो रहा है, हमारी समृद्धि नाश हो रही है, टीवी के ज़माने में। लेकिन आज यूट्यूब के ज़माने में क्या हो रहा है, वो तो बेड़ा गर्क है। पहले टीवी लोग आदमी देखते थे रात को या दिन में नौकरी करता था या बच्चा पढ़ता था। अब तो जब से मोबाइल आ गया है और यूट्यूब आ गया है, तो हमारे परिवार का संस्कार भी और समृद्धि भी और स्वास्थ्य भी, तीनों उसी के हवाले है, यूट्यूब के हवाले है। कई बार तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गोविंद भाई ऐसी हैं कि मेरिट्स के साथ डीमेरिट्स जो है वो जुड़कर आते हैं और इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि लोगों ने इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया है कि डीमेरिट्स जो है वो ज़्यादा नज़र आने लगे। बस एकदम। यही बात है। तो ये चीज़ें करके तो मैं आप सभी को बारंबार यही कहूँगा कि हम लोग कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है। हाँ, एक भाई होने के नाते आप राय सलाह ले सकते हैं, जो हमें मालूम है। हो सकता है आप इस किताब को पढ़ेंगे और मैंने पढ़ा है, मेरा नज़रिया, आपके नज़रिया या मैंने और भी चीज़ें पढ़ी है, तो आप लोग कभी फ़ोन करते भी हैं, तो एक भाई होने के नाते आपको राय सलाह दे सकता हूँ। वो भी मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहता मैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद का ज्ञान, हमारी स्वदेशी चिकित्सा का ज्ञान, हर वो ज्ञान जन-जन तक जागृत रहे,
ये ज्वाला जलती रहे, ताकि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक छोटे से, एक बहुत ही सरल सा उपचार, उसके लिए भी आपको किसी को 500 रुपए देने पड़े फीस में, किसी को 1000 रुपए देने पड़े, किसी को 10,000 रुपए देने पड़े, किसी को 6,000 रुपए देने पड़े, किसी को 21,000 रुपए देने पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको 6,000 रुपए ले लिया और लिख के भेज दिया कि हाँ जी, जीरा और सौंफ चबा-चबा के खाइए। तो ये सरल ज्ञान आप तक पहुंचना चाहिए, आपको इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि हम अपने परिवार की स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों कैसे बचाएं। तो उसी तरीके से बचा सकते हैं कि आज के समय में आप जहाँ रहते हैं, हर चीज अपने 2 पैसे बचाने के लिए खुद करने लगते हैं, तो इसी तरीके से इसे भी करें। चलिए, अब हम बात करते हैं इसी पुस्तक के स्वाध्याय के दौरान आज के समय में एक ऐसी बीमारी, पित्ताशय की पथरी, नाम सुनते ही पहला और आखिरी ऑप्शन सर्जरी। पहला और आखिरी, पित्ते की थैली की पथरी, गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर की थैली, पित्ताशय पथरी, इसकी समस्या जैसे ही आपको आपकी रिपोर्ट में आ गया, कई हो सकता है, मैं यहाँ पे ये बातें नहीं बोलना चाहता, कई एक रिपोर्ट मुझे पीछे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी और इस पे टीवी पे भी आ गया था कि उसे पित्ते की थैली की पथरी थी ही नहीं, और एक बार रिपोर्ट आने की वजह से बहुत सारी चीजें हो गई, पता चला आखिरी में तो पित्ते की थैली की पथरी थी ही नहीं। तो ये सारी चीजें वैसा ना हो, तो सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। और इसकी बहुत सारे 6 सालों में गोविंद भाई के प्रयास में मैंने हजारों भाई बहनों की समस्या सुनी। बहुत सारे आते हैं, मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं है, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तकलीफ कम हुई या बढ़ी, तो कहते हैं जी तकलीफें तो बढ़ ही गई है। उनमें से मोटापा हो जाना या पाचन तंत्र का खराब हो जाना, कुछ भी खा के हजम नहीं होना, जो बहुत सारी तकलीफें हैं। और कई परिस्थितियों में सर्जरी भी उत्तम है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्जरी उत्तम नहीं है, सर्जरी भी उत्तम है। लेकिन पहला प्रयास यही करना चाहिए कि हमें सर्जरी से बचना चाहिए, और सर्जरी से पहले आयुर्वेद को आजमाएं। इस पुस्तक को आप भी मंगा के पढ़ सकते हैं, आपके अमेज़न पे मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं गॉल स्टोन की पथरी के बारे में। इसी पुस्तक को पढ़ते हुए मैं आप लोगों के सामने पढ़कर ही सुनाऊंगा, मतलब बजाय कि निचोड़ निकालूं, वो निचोड़ आप सुनकर निकालें। 70 पेज लिखा हुआ है इस पुस्तक में गॉल स्टोन के बारे में, बाकी चीजों पे तो 2-2 पेज, 4-4 पेज, 6-6 पेज हैं, लेकिन सिर्फ गॉल ब्लैडर के ऊपर अगर इन जो डॉक्टर हैं इन्होंने 70 पेज लिखे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में गॉल ब्लैडर का स्टोन कितनी मात्रा में उसकी सर्जरी हो रही है। और इससे पहले एक बीच में आपको एक टेस्टिमोनियल भी सुनाया जाएगा, एक 22 साल की लड़की को जिसको गॉल स्टोन हुआ था और लीवर क्लींजिंग के माध्यम से उसकी लीवर की सफाई हुई है, अभी पहली बार हुई है। रिपोर्ट अभी 1-2 महीने बाद हम कराएंगे, तो उपचार उसका चल रहा है, उसका भी आपको टेस्टिमोनियल पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन पहले स्टेज में जो उपचार अपनाया था, उस उपचार का आपको टेस्टिमोनियल इस जो चर्चा चल रही है इसमें सुनने को मिल जाएगा, भैया आपको सुना देंगे। जी, मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये वीडियो में अभी बात चल रही है, तो इसके अंदर वो वीडियो चलाकर दर्शकों को दिखाई दे, क्योंकि आपके द्वारा वो उपचार बताया गया था, तो उनको ये वीडियो चला के बता दी जाए, ताकि वो दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचे कि कैसे आपके द्वारा दी गई जानकारी से वो गॉल ब्लैडर के स्टोन जो है वो उनके देखते-देखते ही बाहर निकल गए हैं। तो आइए वो सुन लेते हैं पहले। जी। नमस्ते गोविंद भैया, मैं चंदना रॉय वेस्ट बंगाल से, वर्धमान ज़िले से, उम्र 23 साल। भैया आपके द्वारा बताया गया जो लीवर क्लींजिंग का थेरेपी था वो मैं कल से फॉलो किया, आज जाके ख़त्म हुआ। मैं 4 बजे के बाद वीडियो बना रही हूँ, मतलब इतनी आसानी से सब निकल गया। 20 से ज़्यादा पत्थर निकला है, वो मुझे भी विश्वास नहीं था कि इतना पत्थर मेरे अंदर है, जो कि USG में 3 आया था, 3 लिखा था। वो ज़्यादा परेशानी की बात भी नहीं है, मतलब कोई वीकनेस भी नहीं है शरीर में, मैं पूरा फिट हूँ। कुछ ही घंटों का प्रॉब्लम था, वो ख़त्म हो गया, अब जाके पूरा फिट हूँ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना आसानी से जो गलबल का स्टोन निकलती है वो लोगों को पता होना चाहिए, किसका तो कोई विश्वास नहीं करता, मतलब मैं भी नहीं करती, ये करने के बाद जाके मुझे विश्वास हुआ इतना आसानी से निकलता है। और लोग सर्जरी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मैं भी शायद
ये आप ये रास्ता ना दिखाया होता तो मैं भी सर्जरी ही करी होती अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं विश्वास आ गया और स्टोन्स निकल गए। मैं और 2 दिन करूँगी जो आपने बताया आपके तरीके से। 3 दिन करना होता है, फिर जाके यूएसजी कराना होता है। आपने ही बताया, आपने ही सिखाया, वो करूँगी मैं। और सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है, मतलब ये थेरेपी एक्चुअली में क्या होता है। वो इतना आसानी से निकलता है सब। मतलब सर्जरी की तो दिक्कत आती ही नहीं, कुछ ही घंटों में सब फिट हो जाता है। मैं भी फिट हो गए। भैया आपको कोटि कोटि प्रणाम इस थेरेपी को सिखाने के लिए और प्रचार करने के लिए। सबको पता होना चाहिए, मैं भी सबको बोलूँगी। और भैया वंदे मातरम, आप ऐसे ही करते जाइए, रास्ता दिखाते रहिए। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से गोविंद भाई द्वारा बताए गए नुस्खे से इन मेहमान की जो पित्ते की पथरी है, वो देखते ही देखते उन जिनके बारे में उनको कम पथरियाँ बताई गई थी, वो ज़्यादा सारी पथरियाँ उनकी निकल के बाहर आ गई हैं। अभी भी वो बोल रही थी कि 2-3 दिन का प्रोसेस अभी वो और है और वो उस प्रोसेस के दौरान जो है वो हैरानी करने वाले जो है वो जो नतीजे सामने आ सकते हैं। तो गोविंद भाई, हम लोग ने ये वीडियो सुना है, तो अब आगे गॉल ब्लैडर के ऊपर आप क्या समझते हैं कि कौन-सा नुस्खा जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर है? देखिए अभी तो इस पुस्तक के स्वाध्याय के आधार पर मुझे जो सबसे उत्तम उपचार नज़र आ रहा है कि हमें ज़रूरत पड़ने पे दवाएँ भी प्रयोग कर लेनी चाहिए, उपचार को भी करना चाहिए, अपने परहेज़ भी करने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि उनमें से मैं ना बताते हुए इस पुस्तक का हुँ, अध्ययन ही कर दूँ, स्वाध्याय। एक क्योंकि ये सीरीज़ चल रहा है, शायद किन्हीं को जी, खराब लगे, अच्छा लगे, वीडियो देखें, ना देखें वो अलग बात है, लेकिन एक भाई होने के नाते विनती करूँगा कि अगर जी, आपको पढ़ने का समय नहीं है, तो हम पढ़ के सुना देते हैं। आपकी क्या राय हुँ। है? जी, जी, बिल्कुल पढ़ के सुना सकते हैं हम लोग। जी। गॉल स्टोन परिचय। गॉल ब्लैडर की पथरी सदियों से चला आया हुआ बहुत पुराना रोग है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में इसका सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है। सुश्रुत ने इसे हुँ, कठिन साध्य रोग बताया है। मिस्र में भी उत्खनन के समय एक राजसी स्त्री के शव में से गॉल स्टोन बरामद किए जा चुके हैं। इन दिनों विश्व में अधिकतम हिस्सों में यह रोग दिखलाई देता है। इस दिशा में हुए अध्ययन बतलाते हैं कि वयस्क आबादी में हर 5वें से 10वां व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है। स्त्रियों, जी, पुरुषों के अलावा छोटे-छोटे बच्चे भी इन दिनों इस रोग से अछूते नहीं रह गए। निसंदेह हुँ, इस रोग का प्रमुख कारण हमारा बदला हुआ खान-पान, रहन-सहन ही है। हमारे शरीर में लीवर के ठीक नीचे नाशपाती के आकार का 10 सेंटीमीटर लंबा एवं 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा थैलीनुमा एक अंग होता है जो लटकी हुई अवस्था में रहता है। उसे गॉल ब्लैडर नाम से जाना जाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल अथवा पित्त का भंडारण होने के कारण इसे पित्ताशय भी कहा गया है। यहाँ हुँ, पर उल्लेखनीय है कि जैसे ही पेट से आहार आगे बढ़ते हुए छोटी आंत तक पहुंचता है, उस समय ब्रेन सिग्नल प्राप्त होते ही पित्ताशय से पित्त स्रावित होकर छोटी आंत तक पहुंच जाता है। यही पित्त भोजन में वसा को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। आधुनिक जीवन शैली के कारण अनेक लोगों को गॉल ब्लैडर की पथरी बन जाती है। प्रायः गॉल ब्लैडर की पथरियां कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टलों से निर्मित हुई होती है। कुछ पथरियां पित्त लवणों से बनी हुई होती है। वस्तुतः पित्त लवण यकृत में निर्मित होने वाले पाचक तत्व हैं जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। ये पथरियां ऑलपिन के सिर जितनी छोटी आकार वाली हो सकती है। कुछ पथरियां अखरोट के साइज तक के भी हो जाती है। हुँ, आरंभ में यह पथरी बारीक कंकर जैसी होती है, जो कि बाद में इस पर परत दर परत चढ़ने के कारण आकार में बड़ी हो जाती है। यद्यपि अभी तक यह सुस्पष्ट नहीं है कि इनका निर्माण क्यों होता है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि पित्त का निर्माण करने वाले घटकों के असंतुलन से ही ये पैदा होती है। पित्त जूसों में कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक बढ़ी हुई मात्रा भी गॉल ब्लैडर स्टोन निर्माण का महत्वपूर्ण कारण है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल और पित्त लवणों के औसत में परिवर्तन आने के कारण पथरियां बन जाती है। यह पथरियां सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के उपद्रव पैदा नहीं करती है, किंतु कुछ लोगों में
जब किसी पथरी के कारण गॉल ब्लैडर की गर्दन में अवरोध पैदा हो जाता है या यह पथरी अपने स्थान से सरक कर पित्त वाहिनियों में आकर फंस जाती है, असहनीय वेदना होती है। ज्यादातर यह वेदना रात के समय होती है। इस अवस्था में रुक रुक कर होने वाले दर्द के कारण पीड़ित व्यक्ति छटपटाने लगता है तथा पित्त स्रावित होकर उचित समय पर छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता, जिसके परिणाम स्वरूप वसा के समुचित पाचन में मुश्किलें खड़ी हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि गॉल स्टोन की समस्या अमेरिका जैसे विकसित देशों में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में भी यह समस्या द्रौपदी के चीर हरण की भांति बढ़ती जा रही है। विशेष रूप में उत्तर भारत में यह एक समस्या का विकराल रूप लेते हुए बढ़ती जा रही है। इस दिशा में विशेषज्ञों का मंतव्य है कि उत्तर भारत में जिन लोगों के आहार विहार में अचानक परिवर्तन आया है या वो लोग पाश्चात्य जीवन शैली को अचानक अपनाने लगे हैं, उनमें गॉल स्टोन की समस्या अधिक देखी गई है। इसके पीछे कारण यह है कि उनके शरीर में रहने वाले जिन आहार में आए हैं, इस परिवर्तन को अचानक स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कारणों पे और फिर लक्षणों पे। अधिक वसा वाला गरिष्ठ भोजन ग्रहण करना, पित्त वाहिनियों में सूजन आना, पित्त वाहिनियों के संक्रमण, पित्त वाहिनियों में किसी भी प्रकार से अवरोध आना, यकृत संबंधी विकृतियां मतलब लीवर की खराबी, यकृत एवं पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, आंतों की सर्जरी या अन्य किसी प्रकार की शल्य क्रिया के कारण, मांसपेशियों में तनाव आना, ऐसी बीमारी से ग्रसित होना जिसमें दीर्घकाल तक आईवी अर्थात इंट्रावेनस पोषण दिया गया हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, पाचन संस्था के विविध विकार, वंशानुगत कारण, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का असंतुलन होना, अधिक समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना और गर्भावस्था में अप्राकृतिक दवाओं का सेवन करना। डायबिटीज, यह रोग मध्यम आयु वाली भारी शरीर की महिलाओं को अधिक होता है। मोटापे का गॉल स्टोन बनने से सीधा संबंध माना गया है। जैसे ही मोटापे से पीड़ित महिला तेजी के साथ वजन कम करने लगती है, वैसे ही गॉल स्टोन बनने की संभावना प्रबल होती जाती है। 40 वर्ष की उम्र के बाद या दौरान गॉल स्टोन बनने के उदाहरण अधिकाधिक देखने में आते हैं। आधुनिक जीवन शैली तथा फास्ट फूड संस्कृति के कारण कम उम्र के बच्चों में भी यह रोग खूब पैदा होने लगा है और साथ ही सुंदरता और मोटापे से बचने के लिए जिम जाना या अन्य अप्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना गॉल स्टोन की पैदा करता है। लक्षण, अचानक पेट में दर्द होना जो कि लहरों की भांति निरंतर जारी रहता है, पेट के ऊपरी हिस्सों में दाहिनी तरफ रुक रुक कर दर्द होना तथा ऐंठन होना, भोजन करने के बाद पेट भारी होने की शिकायत होना, चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का नहीं पचना, सीने में जलन तथा प्रचुर मात्रा में डकारे आना, भोजन के तत्काल बाद दर्द हो जाना, चक्कर आना। भोजन के तत्काल बाद जो दर्द होता है वह आधे घंटे से 4 घंटों की अवधि तक जारी रह सकता है। यह दर्द पीठ, स्तन तथा दाहिने कंधे की तब भी जाता है। दर्द के साथ साथ मिचली या उल्टी भी आती है। अनेक रोगी सीने में जलन होने की शिकायत भी करते हैं, साथ में अफारा होना भी संभव है। अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि पथरी अपने स्थान से हटकर गॉल ब्लैडर की गर्दन में फंस जाती है और पित्त स्राव के रास्ते में अवरोध बन जाती है। यह एक कठिन अवस्था होती है जिसमें रोगी को एक प्रकार की भीषण यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में होने वाले दर्द को चिकित्सीय भाषा में बिलियरी कॉलिक अथवा पित्ताशय शूल संज्ञा दी जाती है। बिलियरी कॉलिक की अवस्था में पेट के दाहिने हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे बहुत तेज दर्द पैदा होता है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यह दर्द पीठ, वक्ष तथा दाहिने कंधे तक भी जा सकता है। दर्द की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोगी दर्द से तड़पने लगता है तथा बैठते उठते किसी भी अवस्था में उसे चैन नहीं मिलता। कुछ रोगियों में यह दर्द निरंतर कई घंटों तक बना रहता है। जब पथरी पित्त वाहिनियों के रास्ते आगे बढ़कर आंतों में पहुंच जाती है तो दर्द शांत होने लगता है। हाँ, इसके बाद अनेक बार दर्द पूरी तरह से शांत हो जाता है। तेज दर्द होने के पीछे कारण यह है कि उस वक्त पित्त वाहिनियों में अवरोध पैदा कर रही पथरी से मुक्ति पाने के लिए सिकुड़ रही होती है।
कुछ रोगियों में गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाने के कारण दर्द बहुत तेज होने लगता है तथा बुखार आने लगता है, शरीर में कपकपी होने लगती है, रुक रुक कर उल्टियां होने लगती है। कुछ रोगियों को पीलिया का रोग भी हो जाता है। चिकित्सीय परीक्षण की विधियां। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रोग के निश्चयात्मक परीक्षण के लिए रक्त परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी एवं सीटी स्कैन करवाया जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर। जैसे ही इस रोग के बारे में पता लगे और यदि पित्ताशय में अत्यधिक सूजन आ गई है तो बुद्धिमानी इसी में है कि 2 से 3 दिन तक अवश्य ही उपवास रखा जाए। मतलब सबसे पहले कि आपके हमें पता चल जाता है कि पित्त की थैली में पथरी है तो 2 से 3 दिनों तक उपवास रखना चाहिए। उपवास काल के दौरान केवल तरल पदार्थों जैसे पानी उबालकर ठंडा किया हुआ, नींबू, चकोतरा, संतरा, अंगूर, गाजर, चुकंदर तथा मूली का जूस पीना अमृत के समान लाभ देता है। दही एवं ऑलिव ऑयल का सेवन भी लाभ देता है। अब इसमें थोड़ी सी और जानकारी पढ़ते हैं। जैसे मीठे इंद्रजौ 10 ग्राम, 10 ग्राम छोटी इलायची लेकर इन दोनों को किसी सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें तथा इस पोटली को किसी पानी से भरे हुए मटके में डालकर रख दें। जब भी प्यास लगे तो यह पानी पीना है। नियमित रूप से यही प्रयोग करते रहें। 5 दिनों के बाद नई पोटली डाल दें। मतलब ये प्रयोग में हम ला सकते हैं कि जैसे में पता चला कि पित्ते की थैली की पथरी है तो इन उपचारों को अपने परंपरागत जो अपना भोजन है, जीवन शैली है, उनमें करने वाले जो बातें हैं उसे। कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखें। पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना भी गॉल स्टोन का प्रमुख कारण माना जाता है। अपना वजन घटाएं, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। डाइटिंग करने से बचें। यदि आप तेजी के साथ वजन घटाते हैं तब भी गॉल स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान करने से बचें। विविध अनुसंधानों से यह तथ्य भलीभांति उजागर हो चुका है कि धूम्रपान से अन्य बीमारियां पैदा होने के साथ साथ गॉल स्टोन भी बनने लगते हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें गॉल स्टोन बन चुके हैं उनमें गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन तथा एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से बचना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन के उच्च स्तरों से भी गॉल स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। जानवर वसा युक्त आहार द्रव्यों का सेवन कम मात्रा में करें, जैसे दूध, मक्खन, मलाई, अंडे की जर्दी, लाल मीट, बिस्किट, केक इत्यादि। चीनी एवं जांतव्य प्रोटीन का सेवन नहीं करें। अपने आहार में लाल चावल तथा साबुत धान्य जैसे गेहूं, दलिया, खिचड़ी इत्यादि का अवश्य ही शामिल करें। अपने आहार में नाशपाती, अंगूर इत्यादि फलों को अवश्य ही शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, खास तौर पे उबली हुई सब्जियों का सूप सेवनीय है। सब्जियों का सेवन मूल रूप में किया जाना ही हितकर माना गया है। अधिक तली भुनी हुई सब्जियों का अंधाधुंध सेवन करने से भी गॉल स्टोन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे आहार द्रव्यों का चयन अपने आहार में करें जो विटामिन सी से भरपूर हो तथा विटामिन ई से भरपूर आहार द्रव्यों का भी सेवन करें। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, कीवी फल इत्यादि। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत वनस्पति तेल, हरे पत्तेदार सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, अंकुरित गेहूं, मूंगफली, बादाम, काजू, चिलगोजा, साबुत धान्य। आयुर्वेद में कहा गया है कि उचित काल पर किया जाने वाला भोजन आरोग्य प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ होता है। चरक संहिता में कहा गया है, काल भोजन मारोग्य कारणम श्रेष्ठम। भोजन करने का प्रत्येक व्यक्ति का समय, उसका व्यवसाय, परिस्थिति इत्यादि के अनुसार भिन्न हो सकता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जिस समय प्रतिदिन भोजन करता है उस समय उसको भोजन करना चाहिए। वही भोजन का काल है। सवेरे का नाश्ता अवश्य करें। स्वाद में कड़वे आहारों का सेवन, कड़वे आहार जैसे करेला, गिलोय का रस, नीम का रस इत्यादि को अपने आहार में शामिल करें। इनके सेवन से पाचन व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाती है। आयुर्वेद में इस बात का अनेक स्थानों पर महिमा मंडन किया गया है। घी से आयु, गुड़ से रोग, दाहक खाद्य पदार्थों से मौत, कटु तिक्त रस वाले खाद्य पदार्थों से आरोग्य तथा उड़द की दाल एवं दूध से बल की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन नाश्ते में लगभग आधा घंटा पहले लेमन हनी वाटर का सेवन अवश्य ही कर लें, ताकि नींबू के प्रभाव से अनावश्यक फैट्स शरीर में डिपॉजिट नहीं हो सके। चाय एवं कॉफी का सेवन नहीं करें। गॉल ब्लैडर के अंदर
वायु को गाढ़ा होने से बचाने के लिए दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी अवश्य पिएं। योगासन में गॉल स्टोन से पीड़ितों को भुजंगासन तथा पश्चिमोत्तासन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम में कपालभाति करनी चाहिए। उपचार की जानकारी हम अगले सीरीज में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं, हम एक आध उपचार तो हम बता ही सकते हैं, जो कॉमन, जो सबसे बढ़िया उपचार है उनमें से एक इसको वीडियो को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो मैं इसमें जो इस पुस्तक के आधार पे दिया हुआ है उसी से हम बात करेंगे। उपचार में पहला जो उपचार है, इसमें मुलेठी चूर्ण, आप लोग लिख भी सकते हैं। मुलेठी चूर्ण 100 ग्राम, काम दूधा रस आयुर्वेदिक औषधि है, काम दूधा रस मोती युक्त 20 ग्राम, परवाल पंचामृत रस 20 ग्राम, सफेद जीरा भुना हुआ 100 ग्राम, धनिया साबुत 40 ग्राम, गुलाब के फूल 50 ग्राम, सौंफ 60 ग्राम, कुंजा मिश्री 400 ग्राम, निसोथ 100 ग्राम, इंद्रजौ 100 ग्राम। इनमें से कुछ चीजें आपको पंसारी से मिलेगी, कुछ हमारे रसोई घर के मसाले हैं और कुछ आयुर्वेदिक स्टोर से। निर्माण विधि, इन सब द्रव्यों को अलग अलग बारीक पीसकर कपड़ छन चूर्ण बना लें, एक साथ इकट्ठा करके किसी डब्बे में सुरक्षित रख लें और इसकी सेवन की मात्रा है 1 चाय चम्मच भर मात्रा में सवेरे तथा सायंकाल खाली पेट पानी से यह औषधि सेवन करें। इससे होने वाले लाभ, इस उपचार को नियमित सेवन करने से अम्लपीत, एसिडिटी तथा गैस्ट्रिक अल्सर के रोगी भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोगी जिनका किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, वह नॉर्मल आ जाता है। समग्र मानवता के लिए आयुर्वेद का आशीर्वाद स्वरूप यह नुस्खा है। जो लोग नियमित रूप से इस नुस्खे का सेवन करते हैं, उनकी जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि बढ़ जाती है, भूख कम लगना तथा अपच इत्यादि की शिकायतें दूर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कब्ज से दूर रहता है। ये एक पहला उपचार है। इस उपचार की औषधियों का नाम मैं दोबारा बोलना चाहूंगा। मुलेठी चूर्ण 100 ग्राम, कामदूधा रस 20 ग्राम आयुर्वेदिक औषधि है, परवाल पंचामृत रस 20 ग्राम, सफेद जीरा भुना हुआ 100 ग्राम, धनिया साबुत 40 ग्राम, गुलाब के फूल 50 ग्राम, सौंफ 60 ग्राम, कुंजा मिश्री 400 ग्राम, निसोथ 100 ग्राम, इंद्रजौ 100 ग्राम। अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ दो औषधि है, कामदूधा रस और परवाल पंचामृत। बाकी हमारी रसोई घर और दो आयुर्वेद की औषधि निसोथ और इंद्रजौ। मुलेठी, जीरा, धनिया, गुलाब के फूल, सौंफ, ये हमारे और मिश्री आए दिन हम खाते रहते हैं। यानी इन सब चीजों को लेके इकट्ठा करके सेवन करने का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होने वाला। और कामदूधा रस, मोती युक्त और परवाल पंचामृत, निसोथ और इंद्रजौ, ये 4 चीजें आप लोगों के लिए सुनने में शायद नहीं लग रही हो, लेकिन इसका भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अगर दुष्प्रभाव होता तो इस पुस्तक के रचयिता इसके बारे में जरूर कुछ साथ में और सावधानी लिख देते। और अगर हम इसको बना के सेवन करते हैं तो गॉल ब्लैडर तो दूर, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर ये ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा और हमारी जठराग्नि मजबूत होगी। अगले उपचार में चलते हैं। गोविंद भाई, एक उपचार मैं ये चाहूंगा कि जो हमने टेस्टिमोनियल आज दिखाया है, उसको जो उपचार आपने बताया वो भी बता दीजिए, ताकि जो है वो दर्शकों के मन में जो जिज्ञासा है वो थोड़ी सी शांत हो, क्योंकि वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली बात है। ये तो अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन उसका तो देख लिया है कि वो तो बता रहे हैं कि मेरी इससे पथरियां बाहर निकल गई हैं, तो वो थोड़ा सा बताना जरूरी है। जी, मैं इसी सिलसिले में सबसे पहले तो सच बोलना चाहूंगा। हमारी एक बहन है दिल्ली की, सरिता बहन, उनके गॉल ब्लैडर में पथरी हुई, तो उनको हमने होम्योपैथी आयुर्वेद का इलाज और जो अपने रसोई घर के जो होते हैं वो इलाज बताया। वो कर ही रही थी कि उसी बीच में 15-20 दिन बाद उस दीदी का फोन आया कि भैया मैंने ना करते करते एक आपको लिंक भेज रही हूँ, आप उसको देखिए और इसके बारे में मुझे राय सलाह दीजिए। मैंने वो लिंक देखा। आपका स्वास्थ्य अपने हाथ। एक डॉक्टर थे पीयूष गोयल जी,
उनके चैनल पे कनिका करके एक अभिनेत्री हुआ करती हैं, उनके साथ वो वीडियो बना हुआ था। उस वीडियो को देखा, उस वीडियो को देखने के बाद वो पूरी बातें जो भी उन्होंने बताया, वो सारी चीजें मैंने एक पोस्ट के रूप में, क्योंकि हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक पेज है, तो उस पे डालता रहता हूँ, तो एक पोस्ट के रूप में उसको इकट्ठा किया। लीवर क्लींजिंग, मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रोग है वो हमारे अंदर के ही अंगों की वजह से ही होता है। तो लीवर क्लींजिंग करने से जब उन्होंने, उस बहन ने किया पहली बार, तो उसने बताया कि भैया लीवर क्लींजिंग करने से मेरी पथरियां बाहर आ रही है। अब वो वाकई पथरी थी या कुछ रिएक्शन था, वो भी चीजें समझ में नहीं आई। तो उस बहन ने 3 से 4 बार करना था, और जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, जैसे मैंने बोला कि हम लोग जो वीडियो बनते हैं या जो भी होता है, तो यहाँ पे कुछ सच कुछ झूठ भी हो सकता है। तो पर्दे के पीछे वाली बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें, तो उस बहन ने एक बात तो बड़े तरीके से बोली कि भैया पत्थर तो वाकई इतने बड़े-बड़े निकले, मतलब बड़े-बड़े निकले, और इसमें भी मैं आपको, इस बहन के भी निकला था, इसकी फोटो भी आई थी मेरे पास, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उस बहन ने बताया कि भैया लीवर क्लींजिंग करने के बाद मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में चल रही हूँ, मतलब हल्का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो मैं लंबे अक्सर ये समय, बोलता हूँ गोविंद भाई कि मैं अक्सर ये बोलता हूँ लोगों को कि 85% से 90% रोग जो हैं वो हमारे शरीर में इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारे लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर में गंदगी जमा हो गई है, लीवर सोजिश आ गई है लीवर में, लीवर फैटी हो गया है। तो उसकी वजह से जो है वो 85% से 90% रोग जो है वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये इस बात का जो है वो प्रमाणित है कि जो लीवर क्लींजिंग किया और वो पथरी बाहर निकलनी शुरू हो गई उनकी। हाँ, तो ये सारी चीजें, तो मैं अभी वो लीवर क्लींजिंग का जो है एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि भैया मैं आपको एक पोस्ट भेज चुका हूँ उसका, लीवर क्लींजिंग जी। लीवर क्लींजिंग का पोस्ट भेजा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दीजिएगा ताकि बड़े ध्यान से वो पढ़ लें कि कितने बजे कितने कि कितनी मात्रा में कैसे लेनी है, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि इतने बड़े रोग की सर्जरी कराने जा रहे हैं, 50-60 हजार लाख रुपए लगाने वाले हैं, शरीर को कटवाने वाले हैं, उससे पहले कुछ पुस्तकों का अध्ययन ही कर लें। जी, जी। और ना समझ में आए तो हमारे जैसे भाई बंधुओं से जो सेवा बनेगी, जो राय सलाह बनेगा, जो मार्गदर्शन होगा वो हम जरूर करेंगे। और उस वीडियो का जो हमने वीडियो देखी है बहन का, बेटी का, 22 साल की लड़की है, और उसके मैं और भी आएंगे टेस्टिमोनियल, अभी तो एक एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी। तो जो भी आएगा आपका, ये जो हमारा सिलसिला है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, इसको, इस सिलसिले में बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। ये भी जानने को मिलेगा कि हम अपने जीवन में क्या खाते रहें कि हमारे पित्त की थैली बने, पित्त की थैली में पथरी बने ही ना। मतलब रसोई घर की ऐसी एक सिर्फ सर्वसाधारण पित्ते की थैली की तरह दिखने वाला, मतलब वो जिसको हमें खाना भी है ना, वो अगर सही मामले में हिसाब किताब लगाओ तो उसके दाने भी उसके अंदर पित्ते पथरी की तरह है, और उसका शेप भी पित्त की थैली की जैसी है। और उसके नियमित रूप से, मतलब कुछ भोजन कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसको खा लेते हैं तो पित्ते की थैली की पथरी होने का सवाल ही नहीं है। वो क्या भी चीज़ है बातें वो? वो जानेंगे अगले अगले अध्याय में। कुछ सस्पेंस रहना चाहिए। जी, जी। तो ये जो आपने बताया और लीवर क्लींजिंग का थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला अगर बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। लीवर क्लींजिंग वाला अगर थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला अगर आप बता देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हाँ, रहेगा। मैं बता देता हूँ। इसके लिए हमें जो लाना है, एक तो ऑलिव ऑयल हुँ, लेके आना है, और एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट है, वो लेके आना है। मौसमी, संतरा या अनानास का जूस, ये होना चाहिए। और अब इसके साथ अब मैं पढ़ के ही सुना ही देता हूँ, जो हमारा पोस्ट है उस पढ़ के। 70 से ऊपर 70 से ऊपर वजन वालों के लिए 250 मिलीलीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, 175 मिलीलीटर पहली खुराक होगी, 175 मिलीलीटर संतरे का या मौसमी का अनानास के जूस के साथ, और दूसरी खुराक होगी 75 ml ऑलिव ऑयल
और 75 ml संतरे का या मौसमी का या अनानास का जूस इसके साथ मिलाकर सेवन करना होता है। और एप्सम सॉल्ट की टोटल जो होगा 80 ग्राम होगी और 80 ग्राम को 20-20 ग्राम की 4 खुराक करनी है। 20-20 ग्राम की 4 खुराक लेनी है और उसको 200 ml पानी में घोल के पीना है। और कैसे और कब पीना है ये अभी तो हमने उम्र और वजन के हिसाब से 55 से 70 किलो के ग्राम का जो वजन है, क्योंकि इसका वजन के हिसाब से करना बहुत जरूरी है। 55 से 70 किलो वालों के लिए 175 मिलीलीटर जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, 125 मिलीलीटर पहली खुराक होगी और जितना ऑलिव ऑयल होगा उतना ही हमारा जूस होगा। 125 ml संतरे या मौसमी या अनानास का जूस, दूसरी खुराक 50 ml ऑयल और 50 ml जूस। साथ में एप्सम सॉल्ट की 60 ग्राम की 15-15 ग्राम की 4 खुराक, मतलब एप्सम सॉल्ट जो लाना होगा वो 60 ग्राम और उसकी 15-15 ग्राम की 4 खुराक और 200 ml पानी में घोल के। 55 किलो से कम वजन वालों के लिए 150 मिलीलीटर का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और 100 मिलीलीटर जो है अपना ऑलिव ऑयल और 100 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में क्या आ जाता है? वो कोकोनट ऑयल चलेगा? नहीं, ऑलिव ऑयल का ही एकदम एक्स्ट्रा वर्जिन। ऑलिव ऑयल का एक्स्ट्रा वर्जिन। ओके ओके। हाँ, 55 किलो से कम है उनको लेना है 50 ml ऑयल और मौसमी का संतरा और दूसरी खुराक में भी 50 ml और 50 ग्राम की मात्रा में लेके आनी है एप्सम सॉल्ट और उसको लगभग 12.5 ग्राम की 4 खुराकें करनी है। एप्सम सॉल्ट का घोल सेवन से आधे घंटे पहले बनाकर फ्रिज में रख देना है या उसी वक्त बनाने के लिए ठंडा पानी का उपयोग करना है। यानी मटके का पानी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फ्रिज का हो हल्का ठंडा पानी। और सुविधा और स्वाद हेतु नाम मात्र का विटामिन सी भी मिला सकते हैं एप्सम सॉल्ट में घोल पीने के बाद। ये जैसे किसी को पीने के बाद खराब लगता है क्योंकि ऐसा सॉल्ट है, नमक है जो मैग्नीशियम सल्फेट जो खाने में अच्छा, पीने में अच्छा नहीं लगता। लीवर की सफाई का इस सरल प्रक्रिया में जो हमें करना है, दोपहर 2 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना पीना दोपहर 2 बजे के बाद। अगले दिन आपका अवकाश होना चाहिए, मतलब जिसको भी ये लिवर क्लीनिंग करना हो उसे अगले दिन उसकी छुट्टी होनी चाहिए। अगर आप घरेलू हैं, घर में काम करने वाले हैं तो फिर भी आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको अगले दिन घर का काम, कोई ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ करके रखें। ऑफिस जाते हैं तो छुट्टी वाले दिन ही करें। तो इस तरीके से अगले दिन की छुट्टी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में दस्त है, मतलब दस्त आएगा, उल्टी होगी, जी मिचलेगा, ये सारी चीजें हो जाती है जो 2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। और शाम 6 बजे, मतलब 2 बजे तक हमने कुछ नहीं खाया, शाम 6 बजे पहली खुराक एप्सम सॉल्ट का घोल पी लेना है। 2 बजे तक हमने कुछ नहीं खाया, शाम 6 बजे आपकी जो भी वजन के हिसाब से है उसके हिसाब से आप एप्सम सॉल्ट को घोल के, 70 किलो से ज्यादा है तो 20 ग्राम एप्सम सॉल्ट घोल के 200 ml पानी में आप पी लीजिए। रात्रि 8 बजे दूसरी खुराक पीनी है। 2 घंटे बाद रात्रि 10 बजे जैतून का तेल और जूस वाली पहली खुराक पीनी है और दाईं करवट लेट के सो जाना है। मतलब सुबह, मतलब शाम को 6 बजे पहली खुराक, दूसरी खुराक शाम को 8 बजे, तीसरी खुराक जो होगी वो जैतून का तेल और जूस होगा और उसको पीने के बाद दाईं करवट सो जाना है। सुबह 6 बजे तीसरी खुराक एप्सम सॉल्ट का और 8 बजे चौथी खुराक एप्सम सॉल्ट का और सुबह 10 बजे जैतून का तेल और जूस की दूसरी खुराक पीकर फिर दाईं करवट लेट जाना है और 11 बजे के बाद से सामान्य भोजन कर सकते हैं। 1-2 दिन तक हल्का सुपाच्य भोजन ही लें। 15 दिन बाद पुनः इस प्रक्रिया को लीवर सफाई करें। तब तक हर 15 दिन पर करें जब तक कि पित्त की थैली की पथरी पूर्णतः निकल नहीं जाती। 6 माह में एक बार हर इंसान को करना चाहिए और जिनको पित्त की थैली की पथरी बन चुकी है तो उन्हें भी एक बार पूरा क्लीन करने के बाद 6 माह में एक बार फिर भी करना चाहिए। लीवर सफाई करने के अद्भुत फायदे जो होंगे उसमें जो होगा
पित्त की थैली की पथरी, मुहासे, दाग धब्बे, सभी प्रकार की त्वचा की एलर्जी, त्वचा के रोग, त्वचा का सूखापन, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर, हार्मोन्स का अनियंत्रण, सर्दी गर्म की एलर्जी, हड्डी का क्षय, अवसाद, बालों का गिरना, अनचाहे बाल, थकान, किसी भी जगह किसी भी प्रकार की सिस्ट, सर दर्द, माइग्रेन, मोटापा, अनिद्रा, मांसपेशियों में दर्द, याददाश्त की कमी, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, सूजन, फाइब्रॉइड्स, मासिक धर्म की अनियमितता, स्त्रियों के स्तन का कठोर होना एवं अन्य माताओं एवं बहनें बेटियों के अन्य अन्य रोग भी नष्ट होते हैं। तो ये था लीवर क्लींजिंग का साधारण सा उपचार और आप इसे अपने जीवन में आजमा सकते हैं, उपचार कर सकते हैं और इसका जो लिखित रूप में होगा भैया के आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दें ताकि वहाँ पे हमारे बोलने में, सामने वाले को सुनने में दिक्कत हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जी, जी, जी। गोविंद भाई आपने एक बार फिर जो है वो बहुत, बहुत बड़ी जानकारी दी है और बहुत सारे लोगों को अगर हम चंद लोगों को भी सर्जरी से बचा पाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, ये मानवता की सेवा मानी जाएगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए ताकि जो लोग आपके संपर्क करके कुछ मामलों के और हल लेना चाहें वो ले सकें। जी। मेरा नंबर है, संपर्क सूत्र है 995811 और आज के विनती में एक विनती कर रहा हूँ आप सभी से कि आप सभी लोग 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट इस बात की चिंतन करें कि आप जिन हॉस्पिटलों में पहुँचते हैं, जिन वैद्यों के पास पहुँचते हैं, क्या आज पूरे ब्रह्मांड का किन्नर समाज का कोई भी जीव प्राणी किन्नर समाज में आज जो भी जनसंख्या है, उनका किसी को भी आपने अपने नज़दीक के चाहे केमिस्ट शॉप पे या नर्सिंग होम में या छोटे-छोटे अस्पतालों में या बड़े-बड़े अस्पतालों में क्या आपने किन्नर समाज के भाई-बहनों को देखा है? इस पर चिंतन करें और नहीं देखा है तो मनन करें कि वो क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। जी, 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 जी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जी क्योंकि वो उनमें एक पारंपरिक तौर पे एक चीज़ रहती है कि वो हमेशा ताली बजाते हैं और ताली बजाने से जो हमारे हाथों के जो पॉइंट्स हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उसको जो ऑक्यूप्रेशर हो जाता है हाथों का, तो उसकी वजह से उनको जो है वो बीमारियों से बचे रहते हैं, मुझे जो समझ में आता है। जी, जी। तो यही उनका गोविंद भाई है और दूसरों की खुशियों में खुश रहते हैं, ये उनका बिल्कुल, दूसरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगली बार इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे और पित्त की थैली की पथरी के कुछ और नुस्खे जो हैं, वो दर्शकों के सामने रखेंगे। तो आज के इस नुस्खे में जो है वो आज के इस प्रोग्राम में हमने ऐसे नुस्खे बताए हैं जो पब्लिक ने नोट भी किए होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोविंद भाई, आज हमने पित्त की थैली की पथरी के संबंध में एक ऐसे नुस्खे की जानकारी हासिल की है, एप्सम सॉल्ट अ, अनानास, मौसमी और संतरे का जूस और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये 3 चीज़ों का जो एक उपचार है, इसकी वजह से लिवर क्लींजिंग होगी। उस उपचार की विधि बताई है गोविंद भाई ने, जो कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करेंगे तो वो पूरी लिखित रूप में पड़ी हुई है। तो पित्त की थैली की पथरियाँ जो है वो निकालने का और इसकी वजह से अगर लिवर क्लींजिंग हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे रोग जो हैं गोविंद भाई ने आज जो गिनवाए हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे किसी न किसी के पास ज़रूर पहुँचेगी। चंद लोग भी अगर उनमें से ठीक हो गए इस वीडियो को देखकर या गोविंद भाई जैसे एक्सपर्ट से और राय लेकर, हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज है न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।